जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इंटरमीडिएट के बायोलॉजी सब्जेक्ट से आज का पेपर है जो 2024 में बैठने वाले हैं, उन्हीं के लिए ये पेपर तैयार किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लेकर के, और ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप बिना देरी किए हुए आप अपने मोबाइल सेट पर आ जाइए और जो है पढ़ाई करना शुरू कर दें। तो देखिए, आपका ये पहला क्वेश्चन इस तरह से है, वृषण की अंतराली लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है ये आपको बताने हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन। तो आपको बताना है कि कौन सा है क्वेश्चन, इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है। तो इसमें पहला है टेस्टोस्टेरॉन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सटोली कोशिकाओं द्वारा। तो ये स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि है? तो नर सहायक ग्रंथि आपको बताने हैं। नर सहायक ग्रंथि है तुम्बिका। अगला क्वेश्चन है आपका जो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया है, एस्पर्मिएशन शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है? एस्पर्मिएशन आपसे पूछ रहा है कि कहाँ से निकलने की प्रक्रिया है। एस्पर्मिएशन जो बता रहा है वो कहाँ है? यह है शुक्राणु जनन नलिका से, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं? आपको बताने हैं कि किसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्र किसमें होते हैं? द्वितीयक ओसाइट्स में, यानी आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मारुला परिवर्धन की अवस्था क्या है? तो मारुला परिवर्धन की जो अवस्था है वह है युग्मक व कोरक पुटी के बीच, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। तो ग्राफियन पुटिका जो ग्राफियन पुटिका होती है वह स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो भ्रूण किस अवस्था में होता है? ब्लास्टुला अवस्था में होता है, ठीक है। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन सी झिल्ली करती है? तो गर्भाशय से जोड़ने का काम अप्राय करियोन करता है, ठीक है, यानी बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें, हमारे देश में जनिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया गया। कब शुरू हुआ है? 1951 में, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आपको उत्तर भी दिखाया गया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। दूसरे में देखिए क्या है, किसी समिष्ट में बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर व घटी मातृ मृत्यु दर इसे कैसे प्रभावित करते हैं? तो इसे जो है वृद्धि दर से उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी, ये आपका सी ऑप्शन सही है। कॉपर्टी क्या अवरोध करती है? तो कॉपर्टी जो होता है भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण नहीं होने देती है, ठीक है, यानी जो भ्रूण को गर्भाशय से भित्ति के रोपण को रोकना होता है। हार्मोनल गोली का एक घटक है कौन? प्रोजेस्टेरॉन्स, ठीक है। अगला है, क्या पुरुष से इसमें कौन से पुरुष से संबंधित है? वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष से संबंधित है गोलियां जो दिया गया है बी ऑप्शन, ये तो महिलाओं के लिए है। ट्यूबेक्टोमी ये महिला नसबंदी का नाम है, और वैसेक्टोमी ये पुरुष नसबंदी को कहते हैं। तो वैसेक्टोमी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, नीचे सगर्भता के चिकित्सीय समापन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, नीचे विकल्पों में से सही का चुनाव आप कीजिए। इसमें आपको दिखाना है कि कौन सही है। तो एमटीपी सामान्यतः सगर्भता की प्रथम तिमाही में सुझाई जाती है। दूसरा है, और चौथा आपका है एमटीपी कराने के लिए योग चिकित्सकों की सहायता कर। तो ये आपका सही है, पहला और चौथा ऑप्शन। ठीक है, पहला और चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला नीचे है, नीचे दिए गए यौन संचित रोगों में से उन रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए, लैंगिक अंग जो प्रभावित नहीं होते हैं वो है, कौन है? एड्स है। एड्स एक विषाणु जनित यौन संचारित रोग है जो लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में जनिक रूप से अगला है, अनुवांशिक जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किया जाता है अनुवांशिकी एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी एवं विविधता का अध्ययन, पहला सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। वंशागत की इकाई कौन सी है? तो जीन वंशागत की इकाई है। क्लियर। मेंडल के एक गुण प्रसंस्करण में कौन सी पीढ़ी हमेशा होती है? प्रथम संतानीय पीढ़ी। ठीक है। ये निम्न में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है? तो ये ऑप्शन, ये कारक जोड़े में होने चाहिए लक्षणों का निर्धारण। यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से कारक, तो इसमें सभी मिलाकर के उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने एक संकरण में F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप जो उनको प्राप्त हुआ वो कौन सा अनुपात है? अनुपात कौन सा प्राप्त हुआ? 3:1। 3:1 प्राप्त हुआ। निम्न में से एक विषम जन की लंबे पादप तथा सम की बौने के साथ क्रॉस कराया तो बौने कितने प्राप्त हुए? 50%। प्राविता तथा पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल ने किया। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात कितना होता है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो संकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात आपको याद रखना होगा, 9:3:3:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संतानीय पीढ़ी की संतान का दोनों जनकों में से किसके साथ संकरण है? तो ये है प्रथम संतानीय पीढ़ी की संतान जो दोनों जनकों में से एक साथ किया गया है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गुलाबी पुष्प तथा गुलाबांश में सोनाइजेशन की प्राप्त प्रारूपी अनुपात क्या होगा? तो इसमें प्रारूपी अनुपात होगा 1:2:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति जिसका जीनोटाइप IA IB है तो IB रुधिर वर्ग प्रदर्शित करेगा किसके कारण? सह प्रभाविता के। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव में AB और रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो 6 संभव हैं। रुधिर वर्ग वो वाली स्त्री AB रुधिर वर्ग के पुरुष के साथ उसके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है? तो रुधिर वर्ग ये और B हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? तो संतान को पिता से और माता से 50-50% होते हैं, यानी 50% जीन प्राप्त होते हैं। होलेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। मनुष्य में संतान का लिंग गुणसूत्र कौन होता है, कौन निर्धारण करता है? तो मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण करता है वो पिता का लिंग गुणसूत्र करता है, माता का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीटों के कुछ टेक्सान में 17 क्रोमोसोम व कुछ अन्य में 18 क्रोमोसोम होते हैं। 17-18 क्रोमोसोम वाले ये जीव कौन हैं? तो ये जीव क्रमशः नर और मादा हैं। अगर एक अनुवांशिक रोग एक बाह्य रूप
बाह्य रूप से सामान्य किंतु वाहक स्त्री से केवल कुछ नर संतति में संचरित होता है तो रोग है कौन सा? तो लिंग संलग्न रोग है। ठीक है। अगला है, किस कारण से उड़ानता का विकास होता है? तो अनुवांशिकी से होता है। अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है? तो संकेत ये AX वो सही है। कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की विषुवता के कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये कई बार पूछा गया है। मंगोलिक जड़ता, तो मंगोलिक जड़ता 21वें जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता के कारण होता है। विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ में केवल या तो RNA ही होगा या तो DNA ही होगा। तो ऑप्शन ये सही है। पीत ज्वर का वाहक कौन है? तो पीत ज्वर का जो वाहक है वह एडीज है। एडीज इजिप्टाई वाहक क्या है? डेंगू बुखार का है। डेंगू बुखार का वाहक कौन है? एडीज मच्छर है, यानी हड्डी तोड़ बुखार जिसको कहते हैं। अगला है, चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? एडीज मच्छर के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता? टीबी जीवाणु जनित रोग है। चेचक एड्स टीबी विषाणुओं के द्वारा होने वाला नहीं है। तो पोलियो वायरस के द्वारा, चेचक वायरस के द्वारा, एड्स वायरस के द्वारा, लेकिन ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है टीबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? अतिसार जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड रोगजनक का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है टाइफाइड। निम्नलिखित में से टाइफाइड, ये बिडाल परीक्षण, तो बिडाल परीक्षण टाइफाइड रोग के पुष्टि का कारण होता है ना, यानी बिडाल टेस्ट किस में किया जाता है? टाइफाइड में। निद्रा रोग ट्रिपाइनोसोमा। एंटीबॉडीज कौन सी होती है? एंटीबॉडीज होती है प्रोटीन। एंटी सीरम में एंटीबॉडी होती है, ध्यान रखना। विषाणु संक्रमण से बचने के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार के प्रोटीन को उत्पन्न करती है? इंटरफेरान उत्पन्न करती है। क्या? इंटरफेरान। टीबी के टीके का नाम क्या है? टीबी के टीके का नाम BCG है। कैंसर रोग के कारक को क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस कहते हैं। मलिग्नेंट ट्यूमर में कोशिकाएं गुणन करती हैं, तेजी से बढ़ती हैं, शरीर के अन्य भागों में पहुंचकर नए ट्यूमर बनाती हैं। रोग की अवस्था क्या होगी? रोग की अवस्था होगी मेटास्टेसिस। कौन सा ऑप्शन बी सही है। श्वेत हृदय कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है क्या? ल्यूकीमिया। अफीम से प्राप्त मॉर्फिन क्या है? एक एल्कलॉइड्स है। तंबाकू के सेवन में एड्रेनलिन व नॉन एड्रेनलिन का स्राव का प्रेरण हो जाता है। तंबाकू का कौन सा घटक इसके लिए उत्तरदायी है? निकोटीन है। विनिवर्तन संरक्षण का कारण क्या है? विनिवर्तन संरक्षण का कारण जो होता है, ड्रग को अचानक बंद कर देना। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होने से किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? तो विटामिन B12 की। शर्करा में अल्कोहल का उत्पन्न करने वाला कवक कौन सा है? ईस्ट है। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये कह रहा है फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है। स्टेप्टोमाइसिन तथा टेरामाइसिन प्रतिजैव की औषधि प्राप्त होती है किससे? जीवाणु से। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, गोबर से गोबर गैस उत्पादन के बाद बचे अपशिष्ट से क्या किया जाता है? तो जो बचा अपशिष्ट है उसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो बीटी
जीव विष जो है बैसिलस थ्यूरिजेंसिस के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। बैसिलस थ्यूरिजेंसिस कार्य क्या करता है? जैविक कीटनाशक का कार्य करता है। मुक्तजीवी फंगस ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पादप रोगों के जैव नियंत्रण में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? ये आपका राइजोबियम माइकोराइजा, यानी ऑप्शन डी सही है। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है? स्यूडोमोनास। तो ये आपके इतने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब आपके अतरगोत्रीय क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दूध से दही में कन्वर्ट कर देते हैं। जीवाणुओं को नग्न नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता, परंतु सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। यदि आपको अपने घर से अपनी जीव प्रयोगशाला तक एक नमूना ले जाना है तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस नमूने से सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को प्रदर्शित हो तो किस प्रकार नमूना आप अपने साथ ले जाएंगे? दही। इस तो उत्तर में आपका दही, क्योंकि इसमें जानते हो कि आपके बैक्टीरिया कौन होते हैं? लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं। स्विस पनीर, स्विस चीज पनीर में बड़े छिद्रों का कारण क्या होता है? तो प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेरमानी नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण स्विस पनीर उसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं। ईस्ट का कोशिकाओं के किण्वन का क्या योगदान है? ईस्ट में जाइमेज जाइमेज होते हैं। इस कवक की कोशिकाएं किण्वन की प्रक्रिया में शर्करा को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाती हैं। ब्रेड एवं शराब बनाने में इसका मुख्य उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी जीवों का नाम, उस सूक्ष्म जीवों का नाम बताइए जिसमें साइक्लोपोरिन ये निषेधात्मक को प्राप्त किया जाता है। तो यह है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अगला क्वेश्चन है आपका, कपड़े धोने के अपमार्जक में एंजाइम की क्या भूमिका होती है? तो लाइपेज एंजाइम अपमार्जक के निर्माण में उपयोगी होता है। ये एंजाइम साबुन उद्योगों में, तेलों के अपघटन में तथा लॉन्ड्री में वसा के दाग धब्बों को मिटाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर पूछ रहा है एंजाइम के बारे में। तो इस एंजाइम का संश्लेषण कैंडिडा लाइपोलाइटिका तथा जियोट्राइकस जॉनिकस द्वारा किया जाता है। सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? सिरका या एसिटिक एसिड के निर्माण के लिए सिरका के घोल का माइकोडर्मा एसिटी या एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का किण्वन किया जाता है। अगला है, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है? तो है माइक्रोकोकस कैंडिकेंस द्वारा किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की या किस सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है? पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। यह एक प्रतिजैव की है जो नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। ब्लास्ट बस्टर के रूप में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? इसकी कार्यविधि बताइए। तो जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस की हीमोलाइटिक प्रजाति में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है, जिसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी कहा जाता है। इस एंजाइम को अनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके मायोकार्डियल इन्फेक्शन तथा अन्य हृदय रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को रुधिर वाहिनियों में रुधिर के थक्कों को घुलनशील बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। बाह्यमल क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक बाह्यमल उपचार के बीच मुख्य अंतर लिखिए। तो शहरों, महानगरों तथा कस्बों से घरों एवं कार्यालयों से निकला हुआ मलमूत्र युक्त अपशिष्ट जल, जिससे अपमार्जक मिट्टी, कंकड़ आदि भी मौजूद होते हैं, वाहितमल कहलाता है। अगला है, वाहितमल के उपचार में फ्लाक्स क्यों होते हैं? फ्लाक्स जीवाणु तथा कवक तंतुओं का जाल सदृश झुंड होता है। ये कार्बनिक पदार्थों का पाचन करते हैं
रोग कारकों को हटाते हैं और पोषकों को वाहित मल की वायु धारा में छोड़ देते हैं। जैव उपचारण क्या है? सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों जैसे वाहित मल में उपस्थित जैव प्रदूषकों तथा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखते हैं। यह प्रक्रिया जैव उपचारण कहलाती है। बायोगैस क्या है? बायोगैस की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो बायोगैस क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो अवायवीय सूक्ष्मजीवों द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती हो। बायोगैस में 50 से 60% मीथेन, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड, अल्प मात्रा में मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैव उर्वरक को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव उर्वरक पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखने हैं। तो देखिए, जैव उर्वरक क्या है? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं जो जैव उर्वरक कहलाते हैं। ये पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे राइजोबियम, नास्टाक आदि। जैव उर्वरक निःशुल्क तथा सस्ते होते हैं। ये मृदा एवं जल को प्रदूषित नहीं करते हैं तथा हमारे स्वास्थ्य पर इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों के अनियंत्रित तथा अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सम्मुख खड़ी हो जाती हैं। अगला है, राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव का कृषि में क्या महत्व है? राइजोबियम यह जीवाणु लेग्यूम कुल के पादप की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर उन्हें पोषक पादप को उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैव प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों, जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाए। यह विज्ञान की आधुनिक शाखा है जिसमें जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी, आणविक जीव विज्ञान, अनुवांशिकी आदि के अध्ययन का विस्तृत उपयोग किया जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कार्ल एरेग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आर डीएनए में आर क्या है? तो आर डीएनए में आर से मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज तथा पुनर्संयोजन डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? स्टैनले कोहेन तथा हर्बर्ट बोअर ने सर्वप्रथम में किया था। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। कक्षा 11वीं में जो आप पढ़ चुके हैं उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बड़े या डीएनए, आप इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो आणविक आकार के आधार पर एंजाइम डीएनए से छोटे होते हैं क्योंकि डीएनए में किसी भी जीव की समस्त क्रियाएं, संरचना से संबंधित आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। दूसरी ओर एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण डीएनए के ही किसी भी जीन द्वारा होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड की एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है, जबकि एंजाइम में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इतनी ज़्यादा नहीं होती। डीएनए सबसे बड़ा जैव अणु है। इसमें जीवों की सभी आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे होता है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी से प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा वांछित डीएनए जीन को क्रमशः काटकर एवं वाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बीटी फसल। बीटी फसल बहुत ही बार पूछा गया है आपसे। बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए, यानी बीटी बैसिलस thuringiensis। बीटी फसलें जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि ये पादप जातियाँ पीड़क प्रतिरोधी होती हैं
बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो किससे द्वारा निर्मित होता है? बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। ये आपको सदा याद रखना होगा, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस से निर्मित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैवीय या जैविक घटकों का संक्षिप्त विवरण आपको लिखना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पादप, जंतु, मानव, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, कवक आदि इनके जैविक घटक होते हैं। ये पारितंत्र में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं एवं पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में सहायता करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78%। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। निकेत क्या है? बहुत बार आपसे पूछा गया अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में कि निकेत क्या है। प्रत्येक जीवजात विशिष्ट कार्य एवं आवास ग्रहण करते हैं। कार्य, क्रियाशीलता एवं आवास के सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। ट्रांसजेनिक टमाटर क्या है? ट्रांसजेनिक टमाटर क्या है ये आपको जानना है। ट्रांसजेनिक टमाटर में एंटीसेंस आरएनए तकनीकी के कारण कोशिका भित्ति की पैक्टिन को नष्ट करने वाले एंजाइम पॉलीग्लाइकोयूरोनेज का संश्लेषण कम होता है और यह टमाटर लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है। ठीक है। इंटरनेट से पता लगाइए कि गोल्डन राइस क्या है। गोल्डन राइस एक सुनहरा पारिजनिक किस्म है जिसको अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न किया गया है। इस प्रक्रिया में बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में होता है जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। इस चावल के दाने में बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीले रंग के होते हैं, अतः इन्हें कौन सा चावल कहते हैं? इसलिए इन्हें सुनहरा चावल भी कहा जाता है। ठीक है। यूएसए कंपनी ने भारतीय चावल की कौन सी किस्म को पेटेंट करा लिया? ओहो, ये तो आप जानते ही हैं। अब बासमती चावल को किसने? भारतीय बासमती चावल की अर्धबानी किस्मों से संकरण कराकर एक नई खोज का दावा अमेरिकन कंपनी द्वारा किया गया और इस बासमती चावल का पेटेंट भी अमेरिका कंपनी द्वारा ले लिया गया। ओहो, बहुत ही दुर्भाग्य है। ठीक है। सीहोर फराव गिरगिट खाइन। ओहो, जीएमओ को विस्तारित किया गया। विस्तारित कीजिए, यह संकर में किस प्रकार भिन्न है? जीएमओ को विस्तारित रूप अनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। यह संकर भी है क्योंकि संकर जीव में दो जातियों के जीव समूहों के बीच संकर कराया जाता है, जबकि जीएमओ जीव में किसी बाह्य जीन को प्रवेश कराकर उस जीव के जीन में हेरफेर कर दिया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सा उपयोग का वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सा उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है जीन चिकित्सा द्वारा आनुवंशिक रोग को दूर किया जा सकता है। मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणु द्वारा भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन की परिभाषा दीजिए। इंटरफेरॉन प्रति विषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रतिरक्षा नियंत्रक की भांति कार्य करते हैं। इनका प्रयोग अनेक रोगों के उपचार में किया जाता है। मानव इंसुलिन का उत्पादन किसने और कब किया? मधुमेह के रोगियों के लिए एली लिली नामक एक अमेरिकन औषधि कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए व बी के समान थे। इन्हीं डाइसल्फाइड बंधों से जोड़कर परिपक्व इंसुलिन तैयार की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या हमारे रुधिर को प्रोटियोजेज तथा न्यूक्लियोजेज है? नहीं, हमारे रुधिर में प्रोटियोजेज तथा न्यूक्लियोजेज नहीं पाए जाते क्योंकि रुधिर में उपस्थित होने पर ये प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का विघटन कर रुधिर कोशिकाओं और रुधिर वाहिनियों को घेरने वाली कोशिकाओं का विघटन का कारण बन जाएंगे। इकोटोन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इकोटोन क्या है? दो पारतंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारतंत्रों के जीव मिलते हैं इकोटोन कहलाता है। जैसे दलदल, ज्वार नदमुख आदि। अधिकांश जीवधारी 45 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान पर भी जीवित नहीं रह सकते। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे
आवास में जहाँ तापमान 100 से वहाँ भी जीवित रह सकते हैं। तो इसका कारण बताना है आपको। कुछ सूक्ष्म जीव 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि वो कई प्रकार के जैव रासायनिक अनुकूलन उत्पन्न करने में सक्षम है, जैसे उनकी कठोर भित्ति का पाया जाना, उच्च ताप की क्रियाशीलता पर एंजाइम आदि। मैदानों की अपेक्षा अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में प्रकाश की तीव्रता अधिक व तापमान कम क्यों होता है? अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में प्रकाश की तीव्रता अधिक होने के कारण सूर्य से पृथ्वी की दूरी तथा वायु में उपस्थित अशुद्ध एवं वाष्प का कम होना है, जबकि कम वायुमंडलीय दाब के कारण इन प्रदेशों का तापमान कम हो जाता है। दो बहुस्मी प्राणी के नाम बताओ। दो बहुस्मी प्राणी कौन से हैं? सांप और छिपकली हैं। नागफनी के पादप में कीटों को क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? ठीक है, देखो, मरुभूमियों में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के दर को कम करने के लिए कीटों का रूपांतर करते हैं, जिससे जल की हानि खुद से बचा जा सके। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि स्टोन किसे कहते हैं? वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैवभर की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं कि स्टोन कहलाती हैं। ये प्रजातियां अपनी परस्पर क्रियाओं के समुदाय की संरचना एवं जैविक घटना को परिवर्तित करती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू चूहा के निष्कासन मात्र से रेगिस्तान हरे भरे चारागाह में बदल गए। ठीक है, जैव विविधता को समझाइए। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या जीवों में पारस्परिक निर्भरता करते हुए पादपों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की आकृति एवं आकार, स्वभाव एवं संरचना का अन्य लक्षणों में विभिन्न जातियों की उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते रहें। वह स्थान बताइए जहाँ जाकर के हम कोरल रीफ, मैनग्रोव वनस्पति और नदमुख का अध्ययन कर सकते हैं। तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप है, मैनग्रोव पश्चिमी बंगाल में और नदमुख कहाँ है? कर्नाटक का तटीय क्षेत्र में। संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इस श्रेणियों में उन जातियों को रखा गया है जिसकी जनसंख्या बहुत तेजी से घटती है और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न होता है। भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम लिखिए। इनके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है? भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम क्या है? बाघ। इसके संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट वर्ष 1972 में बनाया गया है। पादप वन संरक्षण का क्या उद्देश्य है? पादप वन संरक्षण का उद्देश्य है प्राकृतिक संतुलन में बनाए रखना, संकटापन्न, दुर्लभ तथा सुभेद जातियों को हानि पहुंचाने वाले कारकों से सुरक्षा करना और पादपों एवं जंतुओं के जीन पूल को सुरक्षित करना। हार्ड स्पॉट किसे कहते हैं? तप्त स्थल। वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जैव विविधता की अधिकता हो तथा इसके प्राकृतिक आवास को खतरा हो, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का अधिदोहन हो रहा हो। जैव संवेदी क्षेत्रों या तप्त स्थल कहते हैं। भारत के पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट प्रमुख जैव संवेदी क्षेत्र है। संसार में 34 हॉटस्पॉट है। भारतीय उद्यानों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों का जो स्थापना का उद्देश्य है वह वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण, संकटग्रस्त जातियों की संख्या की वृद्धि के लिए प्रयास करना है। अभ्यारण्य क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ पर केवल जंतुओं को ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। अभ्यारण्य से वृक्षों का काटना, उनके उत्पाद प्राप्त करना प्रतिबंधित होता है। ठीक है, वृषण के दो कार्य आपको लिखना है। तो वृषण के दो कार्य लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रवण करना
और नर युग्मकों का निर्माण करना। वृषण जालिका क्या है? शुक्रजनन नलिकाएं वृषण की भीतरी सतह पर नलिकाओं का एक घने जाल में खुलती हैं, जिसे वृषण जालिका कहते हैं। ये 5 से 20 वाहिकाओं मिलकर के एपिडिडाइमिस नलिका में खुलती हैं। सर्टोरी कोशिकाएं भी हैं, इससे लीडिंग कोशिका भी है। ये देखिए, आर्तो चक्र में LH सर्ज की क्या महत्व होती है? आर्तो चक्र में LH सर्ज अंडोत्सर को प्रेरित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं कि कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है, अंडाशय में कितने अंडे मौजूद हुए हैं? तो इसमें 6 अंडे मौजूद हुए होंगे, तभी इसमें 6 बच्चे उत्पन्न होते हैं। स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है? महिलाओं में डिम्बाणु का निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कला का मुख्य कार्य क्या है? तो स्तनीय महिलाओं का डिम्बाणु का निषेचन फलोपियन नलिका में होता है। निषेचन कला बन जाने के पश्चात यह शुक्राणु डिम्बाणु में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। फर्टिलाइजेशन तथा एंटी फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया को समझाइए। निषेचन से पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजेशन का श्रवण करती है। यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही से क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजनन हो जाता है। युग्मक क्या होता है? अगुणित शुक्राणु और अगुणित अंडाणु के संयोजन से युग्मक का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। मानव में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। मारुला ब्लास्टुला में क्या अंतर है भाई? ये आपको बताना है। युग्मक में विदलन के फलस्वरूप कोशिकाओं से बनी ठोस गेंद सदृश संरचना मारुला कहलाती है। ब्लास्टुला अवस्था में खोखले गेंद सदृश भ्रूण कोरक गुहा को ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है, ये देखिए पिछले 2023 में मानव शुक्राणु की संरचना बनाने को आया था, ये आप में बनाने को आया है। ठीक है, तो आप इसको बनाते रहेंगे, आप इसको अभ्यास कर लेंगे, हो सकता है पुनः पूछ लिया जाए। मानव भ्रूण रोपण पर टिप्पणी आपको लिखना है। ये चिकित्सीय सगर्भता समापन के बारे में आपको बताना है। लैंगिक जनन अंग से संक्रमित होने वाले या प्रभावित होने वाले अंग आप भी आपको बताने हैं। IVF तकनीकी क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयुक्त होती है जिनमें या तो स्त्री के गर्भ नहीं ठहरता या सक्रिय अंडाणु या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की कम संख्या होती है। इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर में बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतःपात्र निषेचन कहा जाता है, तकनीक कहा जाता है। इसके पश्चात 8 कोशिकीय भ्रूण को फलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे युग्मनज अंतःफलोपियन स्थानांतरण अधिक विकसित हो जाती हैं। ठीक है, ये उल्ब वेधन क्या है? ये भी आपको जानना जरूरी है। यह जन्म पूर्व जन्मता या आनुवंशिक रोग के निदान की तकनीकी है, जिनका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण के गुणसूत्रीय असमानता तथा उपापचय अवस्थाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आनुवंशिकी तथा आनुवंशिकता में जीन की परिभाषा आपको दिखाना। एलील क्या है ना?
ये देखिए, बोला क्वेश्चन है ये देखो। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वंशागत का क्रोमेज सिद्धांत किसने दिया था, देख लीजिए। वर्णांतता क्या है? वर्णों का अंधापन, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, यानी इसमें पहचान नहीं कर पाता है। और इस प्रकार के जो रोगी होते हैं उनको कभी ड्राइवर या रेल या बस का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। डाउन सिंड्रोम के बारे में आप आ गए, ये देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है। इसमें देखिए एक जोड़े ऑटोसोम्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तब ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ये टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 46 से एक अधिक हो जाता है। ठीक है, ये है एक पुरुष का लिंगोसूत्र XY है, इसको किस प्रकार सिंड्रोम होगा, ये आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है ये, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको अंतर बताना है। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में आपको अंतर बताने हैं। ठीक है, ये 4 गाँव का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार DNA में एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है तथा ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन की मात्रा के बराबर होती है। इसमें से एक न्यूमेरिकल हो सकता है, आपसे आ जाए, पूछा जाए। पारक्रमण किससे कहते हैं? पारक्रमण में विषाणु द्वारा DNA का स्थानांतरण एक जीवाणु दूसरे जीवाणु में किया जाता है। ये देखिए, रेट्रोवायरस सेंट्रल डॉगमा के अनुसरण नहीं करता, व्याख्या कीजिए। यह है आपका अगला है, जैव सूचना विज्ञान किसे कहते हैं? मानव स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो यहाँ तक हुआ ये आपका पेपर। ठीक है, हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।